Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel JS365। आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जहां हम हर रोज डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड एनालिसिस। ठीक है, रिगार्डिंग आर एग्जाम। सो एज यूजुअल हम आज स्टार्ट करेंगे। पहले अपने टॉपिक्स देखेंगे कि आज के सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। देन हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक एंड टॉपिक के साथ साथ डिस्कस करेंगे स्टैटिक पार्ट एंड एनालिसिस पार्ट। बिकॉज ऑफ कि जो वनडे एग्जाम्स हैं हमारे, वहाँ पर स्टैटिक पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वहीं हम बात करें अगर सिविल्स एग्जाम की हम बात करें तो वहाँ पे एनालिसिस से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस प्लस स्टैटिक दोनों को कंबाइन करके स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम दोनों ही तरीके के क्वेश्चन कवर करते हैं सो दैट आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिले रिगार्डिंग टॉपिक एंड आप बेहतर कर पाएँ अपने एग्जाम में। सो स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे GS365। एंड जिन्हें रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट लगती है कि हाँ इस लेक्चर के बाद हमें इस लेक्चर को रिवाइज करना चाहिए, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट था, सो वो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के चैनल पर GS365@u, जहाँ पर डेली बेसिस पर PDF अपलोड की जाती है। ठीक है, अभी फ्यू डेज एगो ये बंद हुआ है कि जो PDF है वो अपलोड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से ये आ नहीं रहा था, बट अभी अवेलेबल हो गया तो आप जुड़ सकते हैं और आज से फिर से वापस से कंटिन्यू कर दी जाएगी, PDF आपके साथ शेयर करती जाएगी। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम फर्स्ट देखेंगे कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है SBI ने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए की विशेष जमानत मुक्त ऋण योजना शुरू की। यानी कि विदाउट सिक्योरिटीज, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। अग्निवीर जो स्कीम है उसमें शामिल जो लोग हैं, जो जवान हैं, जो अग्निवीर स्कीम का पार्ट है, ऐसे जवानों को 4 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड करा रहा है SBI। ठीक है, तो उससे संबंधित एक योजना स्टार्ट की है, वो जानेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है विश्व मानवतावादी दिवस। ठीक है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है देख लेंगे। 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब स्टार्ट हुआ, क्या क्या उद्देश्य हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट हमारा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं और इन्हें क्यों बनाया गया था, किस उद्देश्य के लिए लाया गया, वो सब चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। सो नो नीड टू वरी, जस्ट होल्ड ऑन फ्यू सेकेंड्स, देन एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट हमारा है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है माउंट एल्ब्रुस एंड एक पोर्टल के बारे में देखेंगे। ई जागृति पोर्टल बनाया गया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, क्या है, किस पर्पज से लॉन्च किया गया, वो सब हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है AI डिज़ाइन किए गए एंटीबायोटिक्स, यानी कि AI के द्वारा डिज़ाइन किए गए एंटीबायोटिक्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि एंटीबायोटिक होते क्या है और AI के द्वारा डिज़ाइन किए गए कौन से एंटीबायोटिक हैं और इससे क्या हमें फ़ायदा होने वाला, क्या चुनौतियाँ हमें देखने को मिलेंगी, वो सब चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है साहब। नेक्स्ट हमारा है होलसेल बायोसेंसर, इसे जानेंगे। ठीक है, ये 2 बार लिख दिया है लेकिन एक बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। और फर्स्ट न्यूज़ हमारा बहुत ही सिंपल न्यूज़ है और न्यूज़ क्या है कि SBI ने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए की विशेष जमानत मुक्त ऋण योजना शुरू की है। तो किसने स्टार्ट किया, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। ठीक है, क्या है इस कार्यक्रम में, एक विशेष संपार्श्विक मुक्त व्यक्तिगत ऋण योजना है, यानी कि बिना जमानत राशि, कोई भी आपको यहाँ पे जमानत राशि जमा नहीं करनी है, जमानत राशि आपको नहीं देनी है, सिर्फ सीधे आपको ऋण मिल जाएगा। ठीक है, ऋण की पुनर्भुगतान अवधि अग्निपथ योजना की अवधि के अनुरूप होंगी, जिससे अग्निवीरों के लिए लचीलापन और सुविधाजनक सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो इस स्लाइड से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है वो यह बनेगा कि अग्निवीरों के लिए किस बैंक के द्वारा हाल फिलहाल में एक जमानत मुक्त ऋण योजना प्रारंभ की गई है। जहां ऑप्शन होंगे SBI, PNB, HDFC बैंक एंड कोई और हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा बेटा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आएंगे हम। नेक्स्ट हमारा है विश्व मानवतावादी दिवस, 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया गया था कि 19 अगस्त को एक कार्यक्रम था जिसके दौरान 19 अगस्त को एक कार्यक्रम था इराक के बगदाद में। ठीक है, वहाँ पर
एक बम से विस्फोट किया गया, एक घटना घटित हुई जहां पर बहुत सारे लोग मारे गए, लगभग 22 लोग मारे गए। और उन 22 लोगों में से एक जो प्रमुख थे, ह्यूमनिस्ट थे, मानवतावादी थे, सर्जियो विएरा डी मेलो। सर्जियो विएरा डी मेलो, इनकी भी डेथ हो गई थी और ये एक मानवतावादी व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने ही, इनके कार्यकर्ताओं के सम्मान में ही क्या मनाया था, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 2009 से इसे प्रारंभ किया गया था बेटा। कब से प्रारंभ किया? 2009 से इसे प्रारंभ किया गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे औपचारिक रूप से शुरू किया गया था 2009 में। ठीक है, तो याद रखेंगे घटना घटित हुई थी 2003 में और 2009 से हम क्या कर रहे हैं, मानवतावादी दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और किसके द्वारा ऑफिशियल घोषणा की गई थी? UNGA। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ऑफिशियली घोषित किया गया था 2009 में कि हम 19 अगस्त को मानवतावादी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है साहब, क्यों मनाया था पता चल गया आपको, क्या इवेंट था। चलो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां क्या है। तो भाई वित्त वर्ष 2026 में पहली तिमाही में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों ने खुदरा ऋण पोर्टफोलियो की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। तो न्यूज़ में क्यों है कि 2026 फाइनेंशियल ईयर की जो फर्स्ट तिमाही है उसमें एआरसीज कंपनियों ने जो खुदरा ऋण है उसके पोर्टफोलियो की खरीद में वृद्धि की है। पहले हम जान लेंगे एआरसी करती क्या है, काम क्या है, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, जब आप किसी जो इंस्टीट्यूट है उसका काम जान लेते हैं कि वो करता क्या है, तो आपको ये पता चल जाता है कि करंट में क्या कर रहा है वो, क्यों वह न्यूज़ में है। तो हम पहले एआरसी को जानेंगे कि एआरसी एक्चुअल में करता क्या है। जब पता चल जाएगा एआरसी क्या करता है, देन आप बताएंगे कि अच्छा इस वजह से न्यूज़ में है, क्या वृद्धि की है। ठीक है, तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ सॉरी मैं आपको नहीं बताने आ रहा हूँ अभी कि खुदरा ऋण पोर्टफोलियो क्या है, बट पहले मैं बताऊंगा एआरसी कंपनी क्या काम करती है, तो वो खुद ही आप आइडिया लगा लेंगे कि अच्छा ये एक्चुअल में अभी हुआ क्या है, न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, तो पहले जानेंगे हम एआरसीज के बारे में। तो एआरसीज क्या है? एआरसीज है बेटा, यह कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित होती है। पहली चीज तो जो एआरसी है वो कंपनी अधिनियम 2013, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, आप लिख सकते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित होती हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के पास सार्फेसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है साहब, यानी कि यह कंपनी अधिनियम जो भी हमारी एआरसीज हैं, ठीक है, एआरसीज कंपनी है बेसिकली, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां। ठीक है, तो जब कंपनी है तो किस कंपनी अधिनियम के तहत ही रजिस्टर्ड होगी। कंपनी अधिनियम के तहत क्या होती है? स्थापित होती है और रजिस्टर्ड होती है हमारे भारतीय रिजर्व बैंक में सार्फेसी एक्ट, सरफेसी एक्ट SARFAESI, सार्फेसी एक्ट, SARFAESI, सार्फेसी एक्ट, यानी कि एस से हो गया सिक्योरिटाइजेशन, ए से एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, ये इसका होगा फुल फॉर्म, बहुत ही लंबा फुल फॉर्म है, तो आप याद रखेंगे और एग्जाम में आया हुआ भी है तो इसे छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये एक एक्ट है जो 2002 में बना था, अर्थात हम ये कह सकते हैं सॉरी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सार्फेसी एक्ट 2002 में बना एक कानून है। क्यों लाया गया था? इसे लाया गया था ताकि बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वह बिना अदालत में गए, बिना कोर्ट में जाए अपने ऋण की वसूली कर सकें। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। यानी सार्फेसी एक्ट के माध्यम से जो इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक हैं, वह अपने जो ऋण दे रखा है उन्होंने उसकी वसूली कर पाए। सपोज करो कि ये बैंक है SBI और सॉरी प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक हो गया, हम प्राइवेट बैंक पकड़ते हुए HDFC बैंक हो गया, और इन्होंने किसी व्यक्ति को यानी कि लोकेश है उसको ऋण दे रखा था। ठीक है, अब लोकेश क्या कर रहे हैं, ऋण नहीं दे रहे हैं, तो सर अभी बैंक ने ऋण दे दिया तो बैंक अब कोर्ट में चक्कर नहीं लगाएगा ना, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, है ना। पहले से ही बैंक जो हमारे कोर्ट है वो पेंडिंग में, बहुत सारे केस पेंडिंग चल रहे हैं, है ना। जुडिशरी की मुख्य क्या है परेशानी, यही है कि बहुत सारे केस पेंडिंग है। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि बिना कोर्ट में जाए ये अपनी ऋण की वसूली कर सकें, और उस व्यवस्था को बोलते हैं सार्फेसी एक्ट। सार्फेसी एक्ट 2002 के माध्यम से बैंक अपने ऋण की वसूली कर सकता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो इससे एक और दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है बेटा कि जो हमारा जो बैंक NPA हो जाते हैं,
जो एनपीएस हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 90 दिनों तक अगर कोई जो अमाउंट है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि कोई हमने लोन दिया, उसकी ईएमआई आनी थी, बट 90 दिनों तक उसकी ईएमआई नहीं आई, यानी 3 मंथ हो गए ईएमआई नहीं आई, तो उसे बोल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, दिस इज द इकोनॉमिक्स पार्ट, वी कैनॉट डिस्कस इट हियर बिकॉज ऑफ इट इज ए वेरी लार्ज टॉपिक, सो वी हैव टू अवॉइड दिस राइट नाउ। बट मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि 90 दिन तक अगर कोई एसेट परफॉर्म नहीं करता है, यानी कि मैंने लोगों का एग्जांपल दिया कि ईएमआई नहीं आती है 90 दिन तक, तो वो एसेट माना जाता है एनपीए। ठीक है, तो ऐसे सपोज करो जो एचडीएफसी बैंक था, उन्होंने लोकेश को लोन दिया और 90 दिन हो गए, 90 दिन तक पैसे नहीं आए, तो क्या हुआ, ये बन गया एनपीए। ठीक है, तो बैंक एलिजिबल है कि वह सार्फेसी एक्ट के माध्यम से अपने पैसे को वसूल करे। ठीक है, तो जो बैंक है ये क्या करेगा, अपने ऋण को बेच देगा एक एआरसी को। सपोज करो ये एचडीएफसी बैंक है, इसने लोकेश को ऋण दिया था, ठीक है, लोकेश पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक को अथॉरिटी है कि वह सार्फेसी एक्ट के माध्यम से अपना पैसा रिकवर कर ले। ठीक है, तो रिकवर कैसे करेगा, ये कंपनी हायर करेगा एआरसी को, ठीक है, उस लोन को इसे बेच देगा। सपोज करो ये 10 लाख का लोन था, ठीक है, ये कहेंगे कि सर हम इस लोन को हम अपना वसूल कर लेंगे, आप हमसे 8 लाख रुपए ले लीजिए। तो ये क्या करेंगे, ये 8 लाख में इस लोन को बेच देंगे। अब एआरसी की जिम्मेदारी है वो लोन कैसे निकालेगी। ठीक है, तो ये 8 लाख में अपने सेटल हो गया, अब एआरसी यहाँ से पैसा कमाएगी, पैसा निकालेगी और बीच में कमीशन का रहेगा। तो इस तरीके से एआरसी काम करती है। ठीक है, तो जो लोन खरीदा, इस खरीदारी में जो 8 लाख का लोन मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया, इस खरीदारी में लगातार बढ़ोतरी हुई है, इस कारण एआरसी न्यूज में है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर पॉइंट है कि एआरसी क्या करते हैं, किस तरीके से एआरसी काम करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं सार्फेसी एक्ट, मैंने आपको बताया सार्फेट एक सिंपल एक कानून है, जो बैंक हो या फिर फाइनेंशियल कोई भी इंस्टीट्यूट है, वह अपने ऋण की वसूली करने के लिए या कोई एनपीए हो गया उस अमाउंट को क्या करने के लिए, निपटाने के लिए, खत्म करने के लिए इसको क्या करता है, अधिकार देता है संस्थाओं को। उद्देश्य क्या है कि जो एनपीए हैं उनको दोबारा से क्या करना, संगठित करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ताकि समय पर कंपनियों को जो वित्तीय संकट है उसका समाधान हम कर सकें और अर्थव्यवस्था में लगातार लिक्विडिटी बनी रहे। ठीक है साहब, तो पता चल गया आपको क्लियर। तो मैं ये बता रहा था, जो बताया मैंने आपको ये था किसका काम, ये काम था हमारे एआरसीज का। ठीक है, तो एआरसी क्या करती है, एआरसी रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां बैंक और वित्तीय संस्थानों से उनके एनपीए, मैंने बताया था जो पैसा नहीं आ रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर ऋण खरीदती हैं। जिसमें बताया कि ये 10 लाख का ऋण था, इन्होंने कहा हम आपको 8 लाख दे रहे हैं, ऋण आप हमें दे दीजिए, तो इनको 8 लाख इनको दिए, अब ऋण का जो पैसा आएगा वो एआरसी कंपनी लेगी। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। एआरसी के सिर्फ एआरसी अलग अलग, ये एआरसी कंपनी का प्रकार, एआरसी कंपनी है। ठीक है, और इसके अंदर नाम की अलग अलग कंपनियां हो सकती हैं। ठीक है, तो एआरसी क्या है, एक प्रकार है कि एआरसी होती हैं, इस प्रकार की कंपनियां होती हैं। एक दो एग्जांपल बताऊंगा कि कौन सी कंपनी है जो ये काम कर रही है। ठीक है साहब, तो क्लियर पॉइंट। तो मैंने क्या बताया कि जो एआरसी होती हैं वो बैंक और वित्तीय संस्थानों से जो एनपीए है या फिर उनका कोई डूबा हुआ लोन है, डूबा हुआ ऋण है, उसे क्या करते हैं, खरीदते हैं, ताकि उनकी बैलेंस शीट साफ बनी रहे। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट का खतरा ज़्यादा रहता है, लोन नहीं कर रहा है तो परफॉर्मेंस, जब एनपीए हो गया तो बैलेंस शीट गड़बड़ जाती है। तो ठीक रहने के लिए हम क्या करते हैं, ये बेच देते हैं ताकि बैलेंस शीट की लगातार सही बनी रहे। ठीक है, क्लियर। तो जब हम बात कर रहे हैं एआरसी की, तो कोई हमारे एग्जांपल है NARCL, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है NARCL। ये क्या है बेटा, ये एक एआरसी है, ये एक एआरसी है। एग्जांपल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है साहब, तो ये हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल बहुत अच्छा है, इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये भी एग्जांपल है। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि दोनों ही एआरसीज हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि एआरसीज क्या काम करती हैं और अभी न्यूज़ में क्यों है, एंड सार्फेसी एक्ट क्या होता है, इससे क्या काम हमें किसको लाया गया था, कब लाया गया था। तो बेटा ये 2002 में लाया गया था, इसे भी याद रखेंगे क्योंकि डेट से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, डेट से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो अब आएंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF न्यूज़ में क्यों है, हाल ही में इंडियन ऑयल की
पानीपत रिफाइनरी को प्रयुक्त खाद्य तेल यूज्ड कुकिंग ऑयल से SAF उत्पादन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यानी कि जो इंडियन ऑयल की एक रिफाइनरी है पानीपत में, वह क्या कर रही है, यूज्ड कुकिंग ऑयल से SAF बनाने के लिए उसे लाइसेंस दे दिया है। लाइसेंस किसने दिया है? ICAO ने लाइसेंस दिया है। ठीक है, अभी पहले हम आगे बात करेंगे। पहले एक वर्ड निकल के आया ICAO, ये क्या वर्ड है इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय विमान का एक संगठन है जो UN की एक एजेंसी है। तो बेटा ये UN की एक एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? UN की एक एजेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि UN की एक एजेंसी है। अब UN की एजेंसी तो कब स्थापित हुई होगी? लगभग 1944 ईस्वी में। तो कब स्टार्ट हुई? 1944 में। तो UN की जितनी भी एजेंसी हैं लगभग 1940 से 45 के बीच की उनकी डेट रहने वाली है। एक दो साल इधर उधर हो सकता है, मोटा मोटा याद रख सकते हैं 42 से 45 के बीच में। ठीक है, क्लियर? तो UN की एक एजेंसी है ICAO। 1944 में इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन है, जो भी विमान है, उनको सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से डेवलप करना। जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है उसको क्या करना? सेफगार्ड, उसके सेफगार्ड संबंधित, और उसका जो डेवलपमेंट है किस तरीके से उसको व्यवस्थित करना है, क्या विकास, किस तरीके से उसको विकास करना है, किस तरीके से, क्या मानक होने चाहिए। ठीक है, सब कुछ कौन तय करता है? ICAO करता है। चाहे एविएशन संबंधित कोई भी नीति की बात कर लें, चाहे कोई भी हम मानक बात करें, यानी कि कोई भी स्केल अगर सेट करना है, कुछ भी एग्जाम्पल सेट करना है, कुछ भी नियम बनाना, तो कौन करेगा? ICAO के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? चलो आते वापस बैक टॉपिक कि भाई SAF क्या है। पहली चीज SAF क्या है तो मैंने बताया सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। नाम से पता चला है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। SAF को अक्सर जेट बायोफ्यूल या एविएशन बायो केरोसिन भी कहा जाता है। ठीक है, यह कच्चे तेल से प्राप्त पारंपरिक जेट ईंधन के समान होता है। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं SAF, तो ये नॉर्मल जो हमारे पारंपरिक रूप से हम प्राप्त करते हैं जेट इंजन में प्रयोग करने के लिए तेल, कच्चा तेल, उस जैसा ही होता है। ठीक है, हालांकि जब हम बात कर रहे हैं SAF की, तो SAF का जो हम तैयार करते हैं उसके स्रोत जो हैं, जो सोर्स हैं जिसे वो तैयार किया जाता है, वह नवीनकरणीय बायोमास है। लाइक हम याद कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं जो तिलहन होते हैं उसके पौधों के द्वारा हम SAF का निर्माण कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि जो नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, ठोस अपशिष्ट जो होते हैं नगर पालिका वाले, उससे भी हम SAF का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आप सभी को पता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी हार्मफुल गैस है। अगर हम उसको एज ए रिसोर्स प्रयोग करके, एज ए सोर्स प्रयोग करके कुछ बना सकते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ब्राइट फ्यूचर फॉर एवरीवन, है ना। और सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल गैस है उसको एज ए सोर्स हम यूज करके कुछ अच्छा और नवीनकरणीय बना रहे हैं। ठीक है, वो भी एक क्या बेसिक चीज, एक फ्यूल, राइट। तो खाना पकाने का जो अपशिष्ट जो हमारा तेल होता है वसा वाला, ठीक है, चाहे ग्रीस की बात कर लें, इन सब से हम क्या बना सकते हैं? SAF, इन सब से हम बना सकते हैं। ठीक है, स्रोत के रूप में मैंने आपको बताया कौन कौन से स्रोत यहाँ पे हम ले सकते हैं। अब थोड़ा बात करें कि इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, थोड़ा एनालिसिस करें इस न्यूज़ का कि हम ये लाइसेंस तो मिल गया है लेकिन इससे क्या फायदा हो सकता है। पहली चीज, सबसे पहली चीज कि जो इंजन है, जो हम इंजन अभी यूज़ कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उसके अनुकूल ही ये सब चीज़ें हैं। यानी कि जो फ्यूल पहले डल रहा है, फ्यूल को रिप्लेस करना है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ फ्यूल रिप्लेस करना है। ठीक है, दूसरा, जो हमारे अभी पुराने जेट इंजन हैं उनके साथ मिलाकर इसे वर्तमान में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बात की कि इंजन को चेंज नहीं करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें फ्यूल चेंज करना है। यानी कि जो पारंपरिक रूप से जेट इंजन लगाए हुए हैं विमान में, उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, से क्या फायदा हो सकता है? जैसे कि नवीनकरणीय स्रोत पर आधारित है, पहला चीज। दूसरा, इससे कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा, यानी GHG ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है, एमिशंस होता है, वह इससे कम होता है। नंबर पॉइंट, अधिक लचीलापन इसमें रहेगा। ठीक है, अब मेरे को बताइए, जब इतने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होगा। अगर इतना नुकसान नहीं होता, कुछ फायदा ही फायदा होते तो उससे पहले हम कर चुके होते। ठीक है, तो सेवा स्लो है तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तो गड़बड़ ये है बाबूजी कि जो हमारी लागत आती है इसे बनाने में, वो लागत बहुत अधिक आती है। ठीक है, और आपको पता है कि इंडिया इज ए सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव मार्केट।
भारत हमेशा से एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको भारत की मार्केट पे कैप्चरिंग करनी है तो आपको प्राइस पर भी गेम खेलना पड़ेगा। दूसरा, अब बताइए जब प्राइस महंगा है तो एक्सेप्टेंस क्या होगी, थोड़ी स्लो रहेगी, ठीक है। ओवरऑल देखिए, जब आप फ्यूल का रेट ज़्यादा रखेंगे तो ओवरऑल वह कहीं ना कहीं जो यात्री है, जो ट्रेवलर है, उसको भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि महंगाई की मार कस्टमर तक जानी है, ठीक। तो वापस वही बात आ गई कि प्राइस सेंसिटिव है भारत का मार्केट। अगर प्राइस आपका ज़्यादा रहेगा तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपकी मार्केट में एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता ना हो, ठीक है। प्राइस कम रहेगा तो स्वीकार्यता की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब पारंपरिक ईंधन है उसकी तुलना में जो हमारा ये ईंधन है सस्टेनेबल, जो हम SAF की बात कर रहे हैं, वो महंगा है, उसकी लागत ज़्यादा आती है बनाने में, तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि यह इसकी एक्सेप्टेंस कम रहे, ठीक है। बट सरकार क्या कर सकती है, सरकार सब्सिडी दे सकती है, कुछ इनिशिएटिव लगा सकती है, कुछ हेल्प कर सकती है कंपनी की, सो दैट कि वो आगे बढ़ पाए, ठीक। दूसरा, स्टोर करने की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इसमें, राइट। और जो सप्लाई है उसको भी पूर्ति करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो हमने एक समस्या देखी, हालांकि तीनों समस्या को समाधान करते हुए इसे यूज करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान रहेगी तो महंगाई भी देख लेंगे, लेकिन जान ही नहीं रहेगी तो महंगाई का क्या करोगे, ठीक है। तो भाई दोनों तरफ से आपको सोचना है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है माउंट एल्ब्रुस। तो माउंट एल्ब्रुस क्या है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के एक पर्वतारोही ने माउंट एल्ब्रुस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। तो माउंट एल्ब्रुस इसलिए न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के एक पर्वतारोही ने सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दी माउंट एल्ब्रुस पर, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया न्यूज़ में कुछ है नहीं, बट स्टैटिक पार्ट क्या हो गया, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यह माउंट एल्ब्रुस आ गया न्यूज़ में। तो हम पढ़ेंगे माउंट एल्ब्रुस को अकॉर्डिंग टू न्यूज़, यानी अकॉर्डिंग टू स्टैटिक पार्ट। तो माउंट एल्ब्रुस दक्षिण पश्चिमी रूस में है, पहला इसका लोकेशन ये है, दक्षिण पश्चिमी रूस में। यह काकेशस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 5442 मीटर है। तो भाई मेरे, तो आप समझिए, इस चीज़ को लेके समझिए कि भाई जो माउंट एल्ब्रुस है वह काकेशस पर्वत श्रेणी की चोटी है, इसकी चोटी है साहब। तो आप ये बात याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, और वो भी सबसे ऊंची चोटी है। यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, इसमें जुड़वा चोटियाँ पाई जाती हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी होते हैं जो बहुत ही लंबे समय से विस्फोट ना हुए हों, अर्थात इन्हें मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा अवस्थिति। यह दक्षिण पश्चिम रूस के पश्चिमी काकेशस पर्वतों में स्थित है। यह यूरोप और रूस की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही 7 समिट्स यानी प्रत्यक्ष महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में शामिल है। यानी कि जो माउंट एल्ब्रुस है वह 7 समिट्स में शामिल है, ठीक है। 7 समिट्स यानी कि जो प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, राइट। यानी कि हमारे भारत में, पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं और 7 की सबसे ऊंची चोटियों में से एक चोटी है माउंट एल्ब्रुस। 7 चोटियों को बोला जाता है 7 समिट्स, और 7 समिट्स में से एक है माउंट एल्ब्रुस, जो कहाँ पड़ती है बेटा, यह पड़ती है दक्षिण पश्चिमी रूस की काकेशस पर्वत की में स्थित है। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यह है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है ई जागृति पोर्टल। न्यूज़ में क्यों है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 10 राज्यों के साथ मिलकर ई जागृति पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। 2025 उपभोक्ता विवाद मामलों में 100% से अधिक निपटान की दर हासिल की है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 10 राज्यों के साथ ई जागृति पोर्टल लॉन्च किया था। जुलाई 2025 तक क्या कर दिया, 100% की क्या निपटान दर है इस पोर्टल की, ठीक है। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2025 में, और रिपोर्ट कब तक की बताया गया, रिपोर्ट बताई गई बेटा जुलाई 2025 तक की, यानी कि जुलाई 2025 तक इस पोर्टल ने 100% क्या परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्रियान्वयन मंत्रालय, कौन सा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, सभी राष्ट्रीय और राज्य जिला उपभोक्ता आयोगों को कंप्यूटर करके और नेटवर्क से जुड़कर पारदर्शिता को बढ़ाना, दक्षता बढ़ाना और त्वरित निपटान सुनिश्चित करना। यानी सभी काम को क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन करने से क्या होगा कि नेट क्या है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि एक डाटा सभी जगह
अवेलेबल होगा। अगर मुझे किसी डाटा की रिक्वायरमेंट लगती है किसी स्टेट में, तो वहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो क्या है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसे पारदर्शिता है। जब पारदर्शिता जब ऑनलाइन हो जाता है तो हर स्टेप पे चेक एंड बैलेंस होता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ जाती है। ठीक है। ई जागृति उपभोक्ताओं का ई जागृति पोर्टल है क्या, उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, मामले की स्थिति जानने तथा निर्णय प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। बेसिकली इस जागृति क्या करता है, उपभोक्ता क्या करता है, जो बेसिक कंज्यूमर है, आप जाइए, आपके साथ कोई धोखा हुआ है तो आप एज ए कस्टमर जाइए और इस जागृति पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए। इससे क्या होगा, शिकायत दर्ज करेंगे आप, उसका स्टेटस क्या है और क्या निर्णय प्राप्त हुआ है, उन सब के बारे में जानकारी आप सिर्फ एक पोर्टल ले सकते हैं। वो कौन सा पोर्टल है, ई जागृति पोर्टल। ठीक है, जागो ग्राहक जागो। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ कि एआई डिजाइन किए गए एंटीबायोटिक्स। भाई एआई की दुनिया है आगे आने वाले समय में, तो ध्यान रखना, एआईटी द्वारा डिजाइन किए गए एंटीबायोटिक्स। एमआईटी के शोधकर्ताओं ने जनरेटिव एआई का उपयोग करके पूरी तरह से नवीन एंटीबायोटिक्स की डिजाइन किया है। शोधकर्ताओं ने निम्नलिखित बीमारियों के विरुद्ध प्रभावी नवीन एंटीबायोटिक विकसित किए हैं। ठीक, कौन सी है बेटा, नीसेरिया, गोनोरिया, मैथिलसिलिन प्रतिरोधी, स्टैटिफिलोकस फोकस ऑरिलिस। ठीक है, तो दोनों के लिए यह एंटीबायोटिक बनाई है। बात करते हैं हम कि एआई एंटीबायोटिक क्या है, एआई डिजाइन द्वारा किए गए एंटीबायोटिक्स क्या हैं। तो भाई मेरे, अगर हम कार्यप्रणाली जाने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके 36 मिलियन से अधिक काल्पनिक यौगिक तैयार किए गए और कंप्यूटराइजेशन रूप से उनकी जांच की गई। ठीक है साहब, यानी कि थोड़ा जाने कि एआई ने किस तरीके से एंटीबायोटिक्स बनाए। तो एआई ने लगभग 36 मिलियन, समझ रहे हो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 36 मिलियन से अधिक काल्पनिक यौगिक तैयार किए, यानी कि 36 मिलियन क्या किए गए, एंटीबायोटिक तैयार किए गए, समझ लीजिए एक तरह से। यानी कि 36 मिलियन टैबलेट्स अगर फॉर्म में हम जाने तो तैयार किए उसने। ठीक है, और उनकी फिर कंप्यूटेशनल द्वारा जांच की गई। इससे शोधकर्ताओं को सिद्धांत यौगिक को निर्माण करने, मूल्यांकन करने का अवसर मिला, जो पहले कभी नहीं हुए। यानी कि इस सिद्धांत के द्वारा बहुत सारे ऑप्शन और मूल्यांकन करने का उन्हें वैज्ञानिकों को अवसर मिला कि हाँ, हम इतने कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि हमने क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई अब एंटीबायोटिक्स, यानी कि जो काम साइंटिस्ट करने वाले थे, जो फार्मूला साइंटिस्ट बना रहे थे, अब एआई को क्यों उसमें इंक्लूड कर दिया। इससे क्या होगा कि एआई का उपयोग करके जो दवा की खोज है उसके लिए नए रास्ते खुलेंगे, राइट। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जैसे रोगजनक, इनके इलाज में संभावित उपयोग की संभावना बढ़ जाएगी। यानी कि इनकी जो उपयोग है एंटीबायोटिक्स के लिए, एंटीबायोटिक्स चलता है ना इनमें, तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए एआई का प्रयोग करके कुछ रास्ते या नए रास्ते खोले जा सकते हैं ऐसी बीमारियों के लिए भी। ठीक है, सिंपल सी है। तो इन दो बीमारियों को याद रखेंगे, थोड़ा टेक्निकल टर्म है लेकिन आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, होलसेल बायोसेंसर। होलसेल बायोसेंसर न्यूज में क्यों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ई कोलाई बैक्टीरिया को एक स्वयं संचालित रासायनिक बायोसेंसर में बदल दिया है, जो सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण से जुड़ सकता है। बायोसेंसर क्या है, एक प्रकार का एनालिटिकल उपकरण है जो जैविक संकेत को डिटेक्ट किए जा सकने वाले विद्युत संकेतकों में बदलता है। यानी कि न्यूज में क्यों है, जो वैज्ञानिक है उन्होंने कोलाई बैक्टीरिया को एक सेल्फ पावर्ड रासायनिक बायोसेंसर में बदल दिया, सेल्फ पावर्ड में। ठीक है, जिससे वह अब उससे क्या होगा, अब उस बैक्टीरिया को इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उनमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो बायोसेंसर बेसिकली क्या है, यह एक प्रकार का उपकरण है जो बायोलॉजिकल क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करके उन्हें विद्युत में संकेत के रूप में दे सकता है। यानी कि उन्हें हम विद्युत संकेत को क्या बोलेंगे इसमें, ठीक है, विद्युत संकेत के रूप में बदल सकता है, दिखा सकता है। ठीक है, यानी कि जो बायोलॉजिकल अंदर कुछ डिटेक्ट करेगा ये वायरस, जो बैक्टीरिया, वह हम बाहर भी देख सकते हैं। बात करें होलसेल बायोसेंसर क्या है, तो इसमें सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाएगा जो स्वयं को स्वच्छ रख सकते हैं, कमियों को ठीक कर सकते हैं और दूसरे सैंपल में भी काम कर सकते हैं। यानी कि जो ऐसे जो बायोसेंसर क्या है, ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो स्वयं को क्या कर सकते हैं, स्वयं को का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आनुवांशिक रूप से जो इंजीनियर बैक्टीरिया होता है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, उसकी तरह प्रयोग कर सकता है, स्वयं को स्वच्छ रख सकता है, साफ सुथरा रख सकता है, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको ठीक कर सकता है। अगर कोई सैंपल ठीक नहीं है, दूषित हो चुका है, उस स्थिति में भी यह काम कर सकता है। उपयोग समझ सकते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्या उपयोग हो सकता है इसका बताइए। तो कृषि और जो प्रदूषण है उससे संबंधित कुछ भी पता करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल कुछ भी, कोई भी क्या है चिकित्सा है
उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो अंदर जब जाएगा बैक्टीरिया तो वह डिटेक्ट करेगा कि अंदर क्या हो रहा है, यानी कि जब इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी चीज़ का। ठीक है साहब, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, ऑपरेशन सद्भावना। भारत सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत तवांग में आरोग्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। न्यूज़ में क्यों बेटा, न्यूज़ में इसलिए है कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत तवांग में आरोग्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया। दूसरा पॉइंट है कि थोड़ा जाने की ऑपरेशन सद्भावना क्या है। तो सिंपल सा है, ऑपरेशन भारतीय सेना ने 1998 में जम्मू कश्मीर में इसे लॉन्च किया था। कहाँ लॉन्च किया गया, जम्मू कश्मीर में से लॉन्च किया गया, और जम्मू कश्मीर खूब सारा न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो आप ये छोड़ नहीं सकते। लक्ष्य क्या था, आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित लोगों को हीलिंग टच प्रदान करना तथा उनका विश्वास जीतना। हीलिंग टच प्रोवाइड करना और उनका विश्वास जीतना। उद्देश्य क्या है, सेना की भूमिका में सीमा सुरक्षा, उग्रवाद रोधी कार्रवाई को अलावा विकास एवं सामुदायिक कल्याण को भी शामिल किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य क्या था कि सीमा सुरक्षा तो आपको करनी ही करनी है, उग्रवादियों के विरुद्ध आपको कार्रवाई करनी है, बट आपको कम्युनिटी वेलनेस, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए भी काम करना है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है। जैसे कि कौन से एरिया होंगे, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, महिलाओं सशक्तिकरण से संबंधित हो गया, कौशल विकास से संबंधित कुछ हो गया, या फिर खेल जगत से संबंधित कुछ हो गया, अवसंरचना पारिस्थितिकी, इन सब से संबंधित भी आपको काम करना है। ये सब एरियाज भी रहेंगे जहाँ पर आपको विश्वास जगाना है। इस उद्देश्य के साथ ऑपरेशन सद्भावना स्टार्ट किया गया था 1998 में, जम्मू कश्मीर से लॉन्च किया गया था। ठीक है साहब, पहला पॉइंट है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट इज़ हेल्पिंग टू यू एंड यू आर एंजॉइंग योर डे। So thank you very much for the watching this video. Good night, नहीं, good morning.